स्टार्ट करने जा रहे हैं आज द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो समझ लेते हैं कि कौन कौन सी इसके अंदर डेफिनेशंस हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। पहले इसको समझने से पहले एक चीज़ समझो क्या होता है ना। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे ऊपर सबसे एपेक्स चीज़ जो होती है वो होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन से जब पावर मिलती है तो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलकर बनता है क्या, लॉ या फिर एक्ट बनता है। हमारा लॉ बन गया या फिर एक एक्ट बन गया। लॉ के अंदर क्या क्या होते हैं, लॉ के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं। लॉ के अंदर शेड्यूल्स होते हैं, लॉ के अंदर शेड्यूल्स के साथ साथ एनेक्शर्स होते हैं, और लॉ के अंदर स्टैंडर्ड्स होते हैं, और लॉ के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें आती है इसके अंडर। और इसके बाद आता है क्या कि पार्टी का आपस में म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट, तो ये हायरार्की होती है। अब अगर लॉ कोई ऐसी बात कह रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से अगेंस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा हुआ है, लॉ में कुछ और लिखा हुआ है, तो क्या प्रिवेल करेगा, मतलब किसको हम फॉलो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को। ऐसे ही लॉ में और शेड्यूल में, एनेक्शर में, रूल्स में, रेगुलेशन में अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन आती है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन आती है, ये कुछ और बात कह रहा है, ये उसकी उल्टी बात कही हुई है इसमें, तो क्या फॉलो करेंगे हम, लॉ फॉलो करेंगे। ऐसे ही हमने आपस में दो पार्टी ने मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन लॉ या स्टैंडर्ड्स, रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है वो, तो हमको क्या फॉलो करना होगा, रूल एंड रेगुलेशन। ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होगा। तो ये हायरार्की होती है, ऐसे हायरार्की चलती है लॉ की। अब एक चीज़ समझो, अगर लॉ खुद ये चीज़ बोल रहा है, लॉ का एक सेक्शन है, लॉ का वो सेक्शन खुद ये बोलता है कि अनटिल अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द पार्टी या एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन में लिखा हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ, जो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर कुछ नहीं है तो आप इस चीज़ को फॉलो करना, और अगर लिखा हुआ है तो उसको फॉलो करना। इसका मतलब लॉ क्या बोल रहा है, अगर लॉ ये बोल देता है कि तुम पहले इसको फॉलो करो या पहले इसको फॉलो करो, तो जो लॉ बोल रहा है हम लॉ की बात मानेंगे। लॉ ने कहा है कि म्यूचुअल कंसेंट, यानी इसको कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पार्टी के बीच में। लॉ कह रहा है कि दो पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सबसे पहले तुम उसको फॉलो करो। कॉन्ट्रैक्ट की दो पार्टी है, वो आपस में क्या बोलती हैं। अगर लॉ ने बोल दिया कि पहले उसको फॉलो करो, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है दोनों पार्टी के बीच में, तब तुम मेरे पास आओ, तब मैं तुमको सॉल्यूशन दूंगा अपना। तो उस सिचुएशन में ये जो है ये क्या कर जाएगा, प्रिवेल कर जाएगा इन दोनों के बीच। जनरली देखो, जनरली चीज़ क्या होती है, जनरली कॉन्स्टिट्यूशन, फिर लॉ, फिर शेड्यूल्स, रेगुलेशंस, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी के बीच का आपस का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब लॉ खुद कह रहा है, भाई लॉ कह रहा है कि जो तुम्हारे बीच में आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट है, पहले उसको तुम फॉलो कर लो, अगर तुम्हारे उससे सॉल्यूशन निकलता है तो तुम वो फॉलो कर लो, नहीं निकलता तो हमारे पास आओ। तो उस सिचुएशन में ये वाली चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या कर जाएगा, ओवरराइड कर जाएगा लॉ को। क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं ना जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अनटिल अदरवाइज प्रोवाइडेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब मैं तुमको सॉल्यूशन दूंगा, तब लॉ हमको उसका सॉल्यूशन बताएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक बेसिक चीज़ थी, वैसे इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ ये पहले पता होनी चाहिए। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले सेलर कौन होता है, सबसे पहले डेफिनेशंस देखते हैं। फर्स्ट, सेलर। Now who is seller? अब ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की। सबसे पहले सेलर की डेफिनेशन है, पर्सन हु बाय और अग्री टू बाय, यानी अ पर्सन हु बाय और अग्री टू बाय। नाउ सेलर की डेफिनेशन में इसने दो पर्सन्स को बोला, एक तो करंटली, जहाँ बाय का मतलब क्या है, जो करंटली बिल्कुल कैश में ट्रांजेक्शन, अच्छा ये बायर है, ठीक है, बायर। तो बाय का मतलब अ पर्सन हु बाय और अग्री टू बाय, यानी वो यार बायर, इसमें दो चीजें, एक तो बाय है और एक अग्री टू बाय। बाय यूज हो रहा है करंट के लिए, प्रेजेंट के लिए, और ये हो रहा है फ्यूचर के लिए। तो यानी फ्यूचर में वो कोई चीज़ बाय करेगा
तब भी वो एक बायर कहलाएगा, अगर वो करंट में कोई चीज़ बाय कर रहा है तब भी वो बायर कहलाएगा। ऐसे ही बिल्कुल इसकी सिमिलर डेफिनेशन जो होती है वो किसकी होती है, सेलर की। सेलर की डेफिनेशन है अ पर्सन हु सेल यूज हो रहा है करंट के लिए यानी प्रेजेंट के लिए, और अग्री टू सेल। सपोज मैं 2 महीने बाद तुमको कोई चीज़ बेचूंगा, उसका मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उस सिचुएशन में मैं क्या कहलाऊंगा, उस सिचुएशन में भी मैं सेलर कहलाऊंगा। अगर मैं कैश में कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो कैश वाली सिचुएशन में भी मैं क्या कहलाऊंगा, सेलर कहलाऊंगा। इसी तरीके से बायर होता है, तो दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों का रेसिप्रोकल है, मतलब बायर एंड सेलर। ये तो बेसिक डेफिनेशन बायर एंड सेलर, जनरल है, ये तो जनरल चीज़ है, इसमें कुछ टिपिकल तो है नहीं। नेक्स्ट आता है गुड्स। अब गुड्स का मतलब समझो, गुड्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इतनी डेफिनेशन पढ़ के एक चीज तो कंफर्म हो गई, क्या, कि गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स अगर मैं इस घर को बेचने की बात करता हूं तो क्या ये घर मूवेबल प्रॉपर्टी है, नहीं है, घर तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए दूसरा एक लॉ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 1882, वो हमारे सिलेबस में कहीं भी नहीं है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात हो रही है, तो सेल्स ऑफ गुड्स में जब भी हम बाय की, सेलिंग की कुछ भी बात करेंगे, वहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कहीं पर भी नहीं आएगी, बात होगी ओनली किसकी, मूवेबल प्रॉपर्टीज की। ना ये तो बेसिक डेफिनेशंस हो गई। इसके बाद ना इसमें 2 चीजें और है, 2 चीजें देखो, अब ये इसके अंदर ही है, गुड्स के अंदर 2 पार्ट्स हैं, 2 चीजें, एक तो है इंक्लूजन, एक तो है इंक्लूजन, यानी इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड करी जाएंगी। एक है एक्सक्लूजन, ठीक है, स्पेसिफिकली लॉ बोल रहा है, मतलब कुछ चीजें ऐसी है ना जिसको लॉ स्पेसिफिकली चाहता है कि उसको हम क्या माने, गुड्स माने, और कुछ चीजें ऐसी है जिसको लॉ चाहता है कि हम उसको एक्सक्लूड कर दें, भले ही वो गुड्स है, भले ही वो मूवेबल है, लेकिन लॉ उसको क्या चाहता है कि हम एक्सक्लूड करें यहाँ से, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हम उसको कवर नहीं करेंगे। और उसका रीजन अभी बताऊंगा क्या क्या चीजें, तब उसका रीजन समझेंगे। पहले इंक्लूजन देखो, इंक्लूजन में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले स्टॉक, बेसिक स्टॉक जो होता है हमारी ट्रेडिंग में वो, दूसरा है शेयर्स, स्टॉक शेयर, थर्ड है ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स के बाद है हमारा ग्रास, ये दोनों तो सिमिलर से हो गए, ग्रोइंग क्रॉप्स या फिर ग्रास। एंड लास्ट चीज जो आती है ये इंपॉर्टेंट है, लॉ स्पेसिफिकली बोल रहा है क्योंकि इन चीजों में ना कंफ्यूजन ना आए, लॉ ये चाहता है कि इन चीजों में कंफ्यूजन ना आए। अगर तुम स्टॉक में डील कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारा बिजनेस है, कोई माल तुम अपना बेचते हो, तुम्हारा जो स्टॉक है उसको क्या बोला जाएगा, गुड्स बोला जाएगा। तुम्हारी जो शेयर्स है, शेयर्स जो होते हैं कंपनी के इक्विटी शेयर्स वगैरह, तो शेयर्स को क्या बोला जाएगा, गुड्स बोला जाएगा। ग्रोइंग क्रॉप्स जो फसल वगैरह होती है वो, और ग्रास भी सिमिलर चीज ही है। तो ग्रास जो होती है वो, अब ये वैसे होती तो ज़मीन से जुड़ी हुई है, लेकिन इसको जब बेचा जाता है तो ज़मीन से अलग करके बेचा जाता है, ठीक है। अब लास्ट चीज देखो, लास्ट चीज क्या है, थिंग्स अटैच टू लैंड, थिंग्स अटैच टू लैंड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, और फॉर्मिंग part of land which are agreed to be, which are agreed to be severed before sale,
अब देखो इस लास्ट वाली चीज में इसने क्या कवर करने की कोशिश की है, इसमें ये बोल रहा है थिंग्स अटैच टू लैंड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर अग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सेल। सीवर्ड का मतलब होता है तोड़ना या फिर अलग करना, इसका मतलब होता है सेपरेट करना या फिर अलग करना, अलग करना। जैसे कि ये ग्रोइंग क्रॉप्स का एग्जांपल ले लो। ग्रोइंग क्रॉप्स में क्या है, जब क्रॉप्स उगती है तो वो ज़मीन से जुड़ी हुई होती है। हमने बोया, कोई भी फसल बोई तो वो ज़मीन में जुड़ी हुई है। उसके बाद फिर लेकिन जब हम उसको बेचते हैं तो हम क्या उसको जुड़ी हुई ऐसे बेच सकते हैं? नहीं, हम तो उसको प्रॉपरली क्रॉप करके उसको तोड़ करके फिर उसको बेचते हैं। तो वो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है कि थिंग्स अटैच टू लैंड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सेल, यानी वो अलग की जा रही है ना, जमीन से अलग कर दिया ना हमने उसको फसल को, तभी वो बिकेगी। अगर अलग नहीं करेंगे तो वो बिकेगी नहीं, वो तो खराब हो जाएगी। वैसे तो कोई खरीदेगा ही नहीं, वो तो अलग करना पड़ेगा। यानी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि वो सीवर्ड हो रही है, दैट मीन्स उसको अलग किया जा रहा है जमीन से बेचने से पहले, बिफोर सेल, यानी सेल करने से पहले तुम उसको अलग करके बेचोगे। तो इस पार्ट में उसने वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। ये था इंक्लूजन। नाउ अब नेक्स्ट है एक्सक्लूजन। कौन कौन सी चीज़ उसने एक्सक्लूड की है, यानी है तो वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो अब जो एक्सक्लूजन है, लेकिन लॉ स्पेसिफिकली चाहता है कि हम ना उसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर नहीं करेंगे, उसके लिए हम सेपरेट लॉ बनाएंगे या सेपरेट चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक तो बोलता है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम्स क्या क्या होते हैं? सपोज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वगैरह होता है, वो होते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। अब इंश्योरेंस यहाँ पर क्यों नहीं कवर करना चाहता लॉ? यहाँ पर वो इसलिए कवर नहीं करना चाहता, इंश्योरेंस के लिए सेपरेट रूल्स है, सेपरेट रेगुलेशंस है, इर्दा के रेगुलेशंस है, उसके अलावा उसके सेपरेट लॉ है, वहाँ पर ये कवर होता है। तो यह सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में उसको कवर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ से उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। तुम्हारे लिए सेपरेट लॉ बनाया, तुम वहाँ पर जाकर तुम्हारी डीलिंग होगी, यहाँ पर तुम्हारा कोई भी रोल नहीं है। नेक्स्ट चीज़ आती है मनी। अब कहने को तो मनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मनी हम दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफरेबल है, लेकिन मनी के लिए भी ना रूल्स रेगुलेशन जो है ना वो अलग होते हैं। आरबीआई डिफाइन करता है उसके लिए, और बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट होते हैं, वहाँ पर इसकी डीलिंग होती है। तो उसने कहा मनी की तुम डीलिंग नहीं कर सकते, मनी की डीलिंग जो होगी वो इसके अंदर कवर नहीं होगी। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर मनी को हम कवर नहीं करेंगे। यानी एक्शनेबल क्लेम सबसे पहले एक्सक्लूड किया, फिर मनी को एक्सक्लूड किया, और तीसरी चीज़ तो सिंपल ही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये तो वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब ऊपर लिख दिया मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी तो इंक्लूड है ही नहीं, खाली वो मूवेबल को ही तो इंक्लूड कर रहा है। तो एक्सक्लूजन में इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो बाय डिफॉल्ट सी कंडीशन हो गई कि ये एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये थी हमारी गुड्स की डेफिनेशन। गुड्स की डेफिनेशन में हमने क्या क्या पढ़ा कि गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको हम इजीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, क्या क्या एक्सक्लूड होता है, ये स्पेसिफिकली बताया। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है नीचे वाला, क्या इंक्लूड होगा? स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रासेस, यानी 2S, 2G, और लास्ट में थिंग्स अटैच टू लैंड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। एक दोनों सिमिलर सी चीज है। अग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सेल, लेकिन वो सेल करने से पहले उसको जमीन से अलग कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड। तो ये हमारा इंक्लूजन में आ जाता है। देन एक्सक्लूजन में तीन चीजें हैं, एक्शनेबल क्लेम यानी हमारे इंश्योरेंस वगैरह, मनी, और लास्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। एक्शनेबल क्लेम, हाँ एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम मतलब ऐसा है, मूवेबल इमूवेबल नहीं है। ये तो सर्विसेज में आ जाता है, गुड्स वाली बात है ही नहीं, सर्विसेज में आता है। जैसे इंश्योरेंस किसी ने कराया, अगर मेरा कोई इंसिडेंट हो गया मेरी बाइक के, जैसे बाइक का इंश्योरेंस हो गया, लेट्स सपोज बाइक से अगर मेरा कोई इंसिडेंट होता है तो उस केस में एक्शन, वो एक्शनेबल मतलब एक्शन एबल, एक्शन कब होगा? जब बाइक का एक्सीडेंट होगा, जब बाइक चोरी होगी। इंश्योरेंस कब आता है एक्ट में? जब या तो बाइक चोरी हो या कोई इंसिडेंट हो, हमने फायर का कराया है अगर इंश्योरेंस, या फिर बाइक की चोरी का कराया, तो जब वो इंसिडेंट होगा तब उस पर एक्शन लिया जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्शनेबल। अभी एक्शन लिया नहीं गया, एक्शनेबल, एक्शन लिया जाएगा। और कब लिया जाएगा? जब वो इंसिडेंट होगा, इसलिए बोलते हैं इसको एक्शनेबल क्लेम। ये कि जो इमूवेबल ये है जो एक्सक्लूजन में आता है, इमूवेबल, और मूवेबल जो मतलब इंक्लूजन में आएगा। हाँ हाँ,
मतलब ये स्पेसिफिकली लॉ बात कर रहा है, लॉ ने मूवेबल की बात तो यहीं पे कर दी। उसके अलावा कुछ ऐसी टर्म्स है कि कंफ्यूजन ना हो, लॉ इसलिए क्लियर कर रहा है कि भाई कंफ्यूजन ना हो, तुम कल को ये ना पूछो कि ये चीज़ है इसको गुड्स इस वाले इसके अंदर तुम कहीं वो कर लो, इसके अंदर इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसके लिए सेपरेट लॉ है, वहाँ पे डील करेंगे इसको, इसलिए यहाँ से एक्सक्लूड किया हुआ है। और इन चीज़ों को स्पेसिफिकली इसलिए इंक्लूड किया है कि भाई इन चीज़ों को और किसी एक्ट में डील मत करना, ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ पर डील होगी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर इनका डीलिंग करेंगे, ठीक है। ये था। अब गुड्स के साथ साथ फोर्थ पॉइंट देखो, एक होता है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर इसको पॉज करते हैं एक बार, और स्टॉप नहीं, पॉज करिए। चलो फोर्थ हमारी डेफिनेशन है गुड्स के बाद फ्यूचर गुड्स की। अब फ्यूचर गुड्स से नाम से ही पता चल रहा है, गुड्स तो हमने पढ़ लिया, गुड्स का मतलब तो हमको पता है, गुड्स का मतलब तो हमने अभी अभी पढ़ा। गुड्स का मतलब गुड जो कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, और इंक्लूजन प्लस इंक्लूजन माइनस एक्सक्लूजन, वो हटा के हमारी गुड्स आ जाती है। फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या होगा? फ्यूचर गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो कि मैन्युफैक्चर होगी या फिर हम एक्वायर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में। यानी अभी हमने गुड्स वो परचेज नहीं करी है, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बाद हम उस गुड्स को परचेज करेंगे या फिर मैन्युफैक्चर करेंगे, या फिर ऐसा समझो जैसे अभी फसल आने वाली है, कोई हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हमारी जो भी फसल आएगी वो हम आपको सेल करेंगे, वो मैं आपको तुमको सोल्ड कर दूंगा, तुमको सेल कर दूंगा। लेकिन वो फसल तो अभी ना तो मैंने उगाई है और ना तो वो फसल है एग्जिस्टेंस में, तो उस फसल को क्या बोला है? फसल गुड्स है, पढ़ा हमने इंक्लूजन में। ग्रोइंग क्रॉप्स क्या है? एक गुड्स है, तो वो उसको कहाँ पे कौन सी गुड्स बोला जाएगा? फ्यूचर गुड्स, क्योंकि एग्जिस्टेंस में तो नहीं है ना अभी वो गुड्स, इसलिए उसको कवर किया जाएगा फ्यूचर गुड्स के अंदर। देखो उसकी डेफिनेशन क्या है, गुड्स टू बी, गुड्स टू बी। और यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या है? यहाँ पे गुड्स का मतलब वो है जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने अभी पढ़ा वो है गुड्स का मतलब। गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। अब देखो तीन चीजें हैं, एक है मैन्युफैक्चर, सेकेंड वन इज प्रोड्यूस्ड, एंड थर्ड वन इज एक्वायर्ड। थर्ड वन इज एक्वायर्ड। Manufactured, produced, acquired by the seller, by the seller, by the seller after the contract, after the contract। now यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्यूचर गुड्स बनी क्यों? वो फ्यूचर गुड्स बनने का मेन रीजन है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। सेलर जो उसको एक्वायर करेगा, प्रोड्यूस करेगा या मैन्युफैक्चर करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में करेगा। अगर हमारे पास वो चीज़ अभी है तो नॉर्मल गुड्स है वो, फिर तो जो हमने पढ़ ही लिया, फिर तो हमारा फ्यूचर गुड्स को कोई मतलब ही नहीं है। फ्यूचर गुड्स जो बनी है वो इस वर्डिंग्स की वजह से बनी है आफ्टर दी कॉन्ट्रैक्ट, यानी हमने जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके बाद हम उसको परचेज करेंगे या एक्वायर करेंगे या फिर ग्रो करेंगे, जो भी व्हाटएवर। तो दिस इज द मेन रीजन कि फ्यूचर गुड्स, ठीक है। फ्यूचर गुड्स के बाद एक चीज और आती है, स्पेसिफाइड गुड्स। फिफ्थ डेफिनेशन है स्पेसिफाइड गुड्स। तो स्पेसिफाइड गुड्स क्या होती है? गुड्स का मतलब तो वही जो हमने पढ़ा, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग इंक्लूजन और माइनस एक्सक्लूजन। नो स्पेसिफाइड मतलब स्पेसिफिक कर दिया हमने कि ये वाली गुड्स चाहिए। इसमें मतलब गुड्स तो एग्जिस्टेंस में है, यहाँ पे फ्यूचर गुड्स की बात नहीं हो रही। गुड्स तो हमारे पास है एग्जिस्टेंस में, हमारे पास माल पड़ा हुआ है, हमारे पास 1000 किलो माल पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट पड़ा हुआ है हमारे पास सेल करने के लिए। अब कोई पार्टी आती है, वो चूज करके जाती है, हमारे पास कई टाइप्स के प्रोडक्ट हैं। अब वो पार्टी आती है और चूज करके जाती है कि मेरे को स्पेसिफिकली ना ये वाला बासमती राइस चाहिए, मेरे को बासमती राइस चाहिए। हमारे पास राइस पड़ा हुआ है, बहुत सारी कैटेगरी का राइस है, नॉर्मल राइस भी होता है, टुकड़ा राइस होता है, बासमती राइस है। वो स्पेसिफिक करके चली जाती है कि मेरे को ये वाला बासमती राइस चाहिए 500 kg का। तो उस गुड्स को क्या बोला जाएगा? स्पेसिफाइड गुड्स, क्योंकि उसने वो जो गुड्स हो चुकी है वो क्या हो चुकी है? अब एक स्पेसिफिक गुड्स हो चुकी है, तो उसको बोला जाता है स्पेसिफाइड गुड्स। देखो उसकी डेफिनेशन क्या है, गुड्स आइडेंटिफाइड, गुड्स आइडेंटिफाइड
गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन at the time of contract of sale. At the time of contract of sale. अब एक चीज यहां पर तुमने नोटिस की, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर जो गुड्स आएगी वो कब आएगी, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, और यहां पर स्पेसिफाइड गुड्स में इसने क्या बोला है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसका मतलब यहाँ पर गुड्स अभी एग्जिस्टेंस में है हमारे पास, उसमें से हमने एक गुड्स स्पेसिफाई कर दी कि ये वाली गुड्स आपके लिए हमने स्पेसिफाई कर दी है, तो उस गुड्स को बोला जाएगा स्पेसिफाइड गुड्स। ठीक है, तीन चीजें पढ़ी हमने गुड्स में, तीन चीजें, एक नॉर्मल गुड्स का मतलब, फिर फ्यूचर गुड्स एंड लास्टली स्पेसिफाइड गुड्स। नॉर्मल गुड्स होती है हमारी गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग शेयर स्टॉक, 2S शेयर स्टॉक, 2G ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रासेस, और लास्ट में थिंग्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड बट विच आर टू बी सीवर्ड। सीवर्ड का मतलब तोड़ना, अलग करना, सीवर्ड बिफोर द सेल, सेल करने से पहले उसको अलग कर लिया जाएगा। ये इंक्लूजन पढ़ा। एक्सक्लूजन में हमने क्या पढ़ा, एक्शनेबल क्लेम, मनी एंड लास्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। सिंपल है, वो तो बाय डिफॉल्ट है। बाकी फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या होता है, जो कि आफ्टर द सेल गुड्स को मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस या एक्वायर किया जाएगा। गुड्स को क्या किया जाएगा, मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, एक्वायर आफ्टर द सेल, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर गुड्स। एंड व्हाट इज स्पेसिफाइड गुड्स, गुड्स जो कि आइडेंटिफाइड कर ली है आपने, गुड्स जो कि आइडेंटिफाइड कर ली है, कब कर ली है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफाइड गुड्स। चलो अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन, गुड्स से रिलेटेड ये 3 पॉइंट्स थे। अब हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है डिलीवरी। डिलीवरी देखो, डिलीवरी का मतलब लॉ क्या डिफाइन कर रहा है, डिलीवरी का मतलब लॉ कह रहा है, डिलीवरी मीन्स ट्रांसफर ऑफ वॉलेंटरी पोजेशन बाय वन पर्सन टू अनदर। अभी समझते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं। डिलीवरी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है पोजेशन, ये बहुत यूज होगा आगे। पोजेशन बाय वन पर्सन टू अनदर, बाय वन पर्सन टू अनदर, डिलीवरी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजेशन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब देखो डिलीवरी का मतलब क्या होता है, डिलीवरी का मतलब एक जने से दूसरे जने तक गुड्स को पहुंचाना, यानी पोजेशन ट्रांसफर करना। देखो लॉ में 2 चीज़ें पढ़ेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको, धीरे धीरे इसका कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। 2 चीज़ें होती है, जब सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में 2 चीज़ें ट्रांसफर होती हैं। अभी हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं, तो सेल में क्या क्या ट्रांसफर होगा, एक तो ट्रांसफर होगी हमारी टाइटल बोला जाता है, टाइटल, इसको ओनरशिप भी बोल सकते हैं या फिर टाइटल भी बोल सकते हैं। 1-2 वर्ड्स और है, अभी भी पढ़ेंगे तो हमारे सामने आते रहेंगे। टाइटल भी बोल सकते हैं, ओनरशिप भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज होती है पोजेशन। जब सेल होती है तो सेल के अंदर 2 चीजें इंक्लूड होती है, एक तो होता है हमारा टाइटल या फिर ओनरशिप, और दूसरी चीज होती है पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होता है, पोजेशन का मतलब होता है कि जैसे सपोज दिस इज अ पेन, अब ये पेन मेरे पास है तो इसकी पोजेशन किसके पास है, मेरे पास है। अगर ये पेन विवेक चौधरी के पास है तो इसकी पोजीशन किसके पास है, उसके पास है। तो पोजीशन का मतलब होता है, लेकिन इसका मालिक कौन होगा, नहीं,
जिसके पास इसका टाइटल होगा ना, जिसके पास इसकी ओनरशिप होगी, जिसने इसको खरीदा होगा, जिसके नाम पे इसका बिल कटा होगा, उसका मालिक तो वही होगा। पोजेशन किसी के पास भी हो सकती है। सपोज मेरा माल में वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, वेयर हाउस है, गोडाउन है, जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं, तो मैंने फसल अपनी काटी, फसल काट के वेयर हाउस में मेरी फसल पड़ी हुई है। उस फसल का मालिक कौन है? मैं हूँ, क्योंकि मैंने उसका मैन्युफैक्चर किया है, मैंने उसका प्रोडक्शन किया है। लेकिन उसका पोजेशन किसके पास है? वेयर हाउस कीपर जो है, वेयर हाउस कीपर जो है उसके पास उसका पोजेशन है, यानी मालिक हूँ मैं और पोजेशन है उसके पास। वैसे जनरली दोनों चीज़ें एक साथ ही रहती हैं। अगर मैं मालिक हूँ तो मेरे पास उसकी गुड्स भी होगी, लेकिन दोनों चीज़ अलग अलग भी हो सकती हैं। तो जो डिलीवरी डील करता है ना, जब डिलीवरी की बात हो रही है, डिलीवरी बोलता है पोजेशन ट्रांसफर करने की बात कर रहा है, खाली टाइटल ट्रांसफर करने की बात नहीं कर रहा, ये खाली पोजेशन ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। तो यानी अगर मैं ये पेन उसको दे देता हूँ, किसी और को दे देता हूँ, तो ये पेन मैंने उसको दिया तो ये कहलाएगा डिलीवरी, क्योंकि मैंने इसकी पोजेशन क्या कर दी? ट्रांसफर कर दी, पोजेशन चेंज कर दी, पोजेशन ट्रांसफर कर दी, उसको बोला जाएगा डिलीवरी। लेकिन डिलीवरी का मतलब क्या सेल्स होता है? नहीं, डिलीवरी का मतलब खाली पोजेशन ट्रांसफर हुई है, सेल्स नहीं हुई है, पोजेशन ट्रांसफर हो गई है। डिलीवरी का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको डिलीवरी के कंसेप्ट को समझेंगे। पहले ये डेफिनेशन अभी इतनी करते हैं, डेफिनेशन इसके पहले डिलीवरी का कंसेप्ट पूरा एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि इसके काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं, यहाँ पे वॉलंटरी भी लिखा, मतलब वॉलंटरी ट्रांसफ़र, हाँ सॉरी, वॉलंटरी ट्रांसफ़र। वॉलंटरी ट्रांसफ़र इसलिए है क्योंकि भाई तुम जोर ज़बरदस्ती से पोजीशन ले लोगे तो पोजीशन थोड़ी कहलाएगी। अगर चोरी वोरी करके तुमने ले ली या फिर कुछ अनएथिकल मीन से लिए, तो दैट डज नॉट अमाउंट टू डिलीवरी, दैट डज नॉट अमाउंट कि तुम्हारी पोजीशन ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऐसा नहीं मानता। हाँ, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वो दे रहा है, उसको बोलते हैं वॉलंटरी ट्रांसफ़र। डिलीवरी, ओके। अब टाइप्स ऑफ डिलीवरी देखते हैं। डिलीवरी का कंसेप्ट पहले पूरा कवर करते हैं, डिलीवरी के कंसेप्ट को समझते हैं, फिर डेफिनेशंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक दो डेफिनेशंस और बची हैं बस, पहले डिलीवरी के कंसेप्ट को समझते हैं। देखो, डिलीवरी, टाइप्स ऑफ डिलीवरी, डेफिनेशंस को भी यहीं पर रोकते हैं, टाइप्स ऑफ डिलीवरी देखते हैं। टाइप्स ऑफ डिलीवरी, तो डिलीवरी में बेसिकली तीन टाइप्स की डिलीवरी होती है। आगे मिलेगा, ये चैप्टर में आगे हो गए। एक होती है एक्चुअल डिलीवरी, एक होती है सिंबॉलिक डिलीवरी। और जब भी ये डिलीवरी हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर ये मत समझना कि सेल कर रहे हैं हम, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? खाली पोजेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पे सेल्स नहीं है, यहाँ पे खाली पोजेशन ट्रांसफर हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। और तीसरा होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है थर्ड पॉइंट, दिस इज अवर थर्ड पॉइंट। नाउ एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है फिजिकल डिलीवरी फ्रॉम बायर टू सेलर। एक्चुअल का मतलब फिजिकल, जो कि बहुत कॉमन है, यही होता है जनरली, फिजिकल डिलीवरी फ्रॉम बायर टू सेलर। हमने कोई गुड्स खरीदा, उसने हमने कैश दिया, पैसा दिया, उसने हमको गुड्स दे दी, फिजिकल डिलीवरी हो गई, गुड्स हमारे पास आ गई। दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिलीवरी फ्रॉम बायर टू सेलर, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी, जो कि बहुत कॉमन है और यही होती है जनरली। सेकेंड इज सिंबॉलिक डिलीवरी। नाउ सिंबॉलिक डिलीवरी क्या है? इसमें देखो, इसमें क्या है, सेलर ने बायर को क्या कर दी? पोजेशन ट्रांसफर कर दी, ऑन द स्पॉट पोजेशन ट्रांसफर हो गई, दैट इज सिंपल, दैट इज सिंपल एक्चुअल डिलीवरी। सेकेंड इज सिंबॉलिक डिलीवरी, इसका मतलब होता है ऑब्टेनिंग पोजेशन, obtaining possession through a symbol, through a symbol। गाड़ी लेने जाते हैं हम, जब कभी गाड़ी लेने जाते हैं तो गाड़ी देते टाइम वो क्या करते हैं, इतनी बड़ी सी चाबी होती है उनकी, इतनी बड़ी चाबी, तो चाबी इतनी बड़ी तो होती नहीं है,
और चाबी के साथ एक फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं पोजीशन को। वो पिक क्या दिखाती है, वो ये दिखाती है कि भाई इन्होंने गाड़ी खरीदी और इन्होंने गाड़ी बेची। यानी वो एक गाड़ी की जो चाबी, इतनी बड़ी गाड़ी, वो एक्चुअल गाड़ी थोड़ी है, ना वो गाड़ी है और ना वो चाबी भी एक्चुअल नहीं है, इतनी बड़ी तो चाबी भी नहीं होती। वो एक सिंबल है, एक सिंबल है जो कि ये बताता है कि उस मैन्युफैक्चरर ने उसको, गाड़ी बेचने वाले ने उसको गाड़ी बेची। तो वो एक सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई, वो एक सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई। जैसे कि चेक देते हैं कभी कभी, वैसे चेक वाला तो यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि मनी हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, मनी को हम यहाँ कंसिडर कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, कभी कभी जैसे चेक देते हैं तो इतना बड़ा चेक होता है वो, और एक्चुअल चेक तो छोटा सा ही होता है। तो वो एक क्या है, सिंबॉलिक डिलीवरी है, वो एक्चुअल डिलीवरी नहीं है, दैट इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी, उसको बोला जाता है। तो इसमें देखो सेलर ने, ये सेलर, ये बायर, यहां पर इसने क्या ट्रांसफर किया था, गुड्स ट्रांसफर कर दिया था। सेकंड वाले सिचुएशन में की या फिर टोकन या फिर कोई भी एक तरीके का सिंबल जो कि एक्चुअल गुड्स नहीं है, एक्चुअल में कार थोड़ी दे रहा है वो उठा के, एक्चुअल में क्या दे रहा है, उसने एक गाड़ी दी है, यदि गाड़ी की चाबी दी है, चाबी का एक सिंबल है, दैट इज नॉट अ कार बट वो सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करती है क्या, कि इसने गाड़ी खरीदी है। की या फिर टोकन दे दिया कोई, एक्सेट्रा, इसको ट्रांसफर करना। सेलर ने बायर को, एस मीन सेलर, बी मीन्स बायर, ठीक है। ये भी सिंपल सा कंसेप्ट है, दैट मीन्स एक सिंबल के थ्रू हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि वो सेल हुई है। नाउ थर्ड इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये टिपिकल भी है। डिलीवरी थ्रू एक्नॉलेजमेंट बोला जाता है वैसे इसको, डिलीवरी थ्रू एक्नॉलेजमेंट, डिलीवरी थ्रू एक्नॉलेजमेंट, डिलीवरी थ्रू एक्नॉलेजमेंट। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, डिलीवरी थ्रू एक्नॉलेजमेंट का एग्जांपल से समझेंगे इसको कि इसका क्या मतलब होता है। इस वाले केस में पोजीशन किसके पास हो गई सेल करने के बाद, बी के पास हो गई, सिंपल है। इस वाले में भी पोजीशन किसके पास आ जाएगी, बी के पास आ जाएगी। अब देखो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या होता है, देखो ये है एस यानी सेलर, ये है बी बायर। एस का माल जो है वो कहां पड़ा हुआ है, एक गोडाउन में, दिस इज वेयर हाउस, और वेयर हाउस कीपर, जो वेयर हाउस कीपर है ये, इसकी जो गुड्स है वो यहां पर पड़ी हुई है, एस की गुड्स जो है वो वेयर हाउस के अंदर पड़ी हुई है। अब एक्स ने क्या करा, एक्स ने बी को टाइटल ट्रांसफर कर दिया, ये तो मैं ज़्यादा लीगल टर्म बोल रहा हूँ, सिंपली सेल कर दिया, सेल कर दिया। अब बी को सेल कर दिया तो डॉक्यूमेंट उसने बिल इसको दे दिया, इसने सेल किया तो ये इसको बिल देगा, इसने इसको बिल दिया, तो यानी डॉक्यूमेंट तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन पोजेशन, अब बात आई पोजेशन ट्रांसफर करने की। गुड्स की पोजेशन तो इसके पास खुद की नहीं है, पोजेशन किसके पास है, वेयर हाउस कीपर के पास। तो जब ये क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट साइन करके देगा, एक एक्नॉलेजमेंट साइन करके देगा कि तो मेरा जो गुड्स वेयर हाउस के अंदर पड़ा है, ऐसा बोलेगा जो मेरा गुड्स वेयर हाउस के अंदर पड़ा है वो गुड्स अब किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा, उस पर लिखा होगा और उस पर दोनों के साइन होंगे, एस के साइन होंगे और बी के साइन होंगे, वेयर हाउस कीपर के भी साइन होंगे। तो वो जो गुड्स इसका था अब वो इसका हो जाएगा। लेकिन ये लाइन डॉटेड लाइन क्यों है, क्योंकि पोजेशन इसके पास नहीं होगी, पोजेशन वेयर हाउस में ही रहेगा, बी का माल भी यहीं पर रहेगा, एस का भी यहीं था, बस उस एक एक्नॉलेजमेंट की वजह से क्या हो गई, डिलीवरी हो गई इससे इसको। यानी यहाँ पर ना तो एक्चुअल डिलीवरी हुई ना तो सिंबॉलिक डिलीवरी हुई, डिलीवरी तो हुई नहीं है। पोजेशन किसके पास है, इस वाली सिचुएशन में पोजेशन इसके पास था, इस वाली सिचुएशन में पोजेशन इसके पास था, इस वाली सिचुएशन में पोजेशन किसके पास है, वेयर हाउस कीपर के पास। यानी पोजेशन वहीं का वहीं हुआ है और डिलीवरी हो गई। इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, यानी डिलीवरी थ्रू एन एक्नॉलेजमेंट। इसने एक एक्नॉलेजमेंट साइन करी जिसपे कि ये लिखा हुआ था कि बी, मेरा जो गुड्स वेयर हाउस में पड़ा है वो गुड्स अब किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा।
ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, डिलीवरी थ्रू एक्नॉलेजमेंट। इसमें और इसमें कंफ्यूजन आती है कभी कभी कि सिंबॉलिक और इसमें डिफरेंस क्या है। तो जो डिफरेंस है वो पोजेशन का डिफरेंस आता है। इस वाली सिचुएशन में पोजेशन बी के पास होगी, इस वाले में पोजेशन ट्रांसफर नहीं होगी। पोजेशन किसके पास रहेगी? वेयर हाउस कीपर के पास। कट कर, पॉज कर। रूल समझते हैं, रूल्स रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ गुड्स। हम डिलीवरी का कंसेप्ट ही पढ़ रहे हैं, अपने डिलीवरी के कंसेप्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो रूल्स रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स। चलो जी, सबसे पहले देखते हैं मोड ऑफ डिलीवरी। मोड या फिर टाइप्स भी बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ डिलीवरी। ये तो वैसे हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया अभी। टाइप्स ऑफ डिलीवरी कौन कौन सी होती है? एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव। 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? 1 एक्चुअल, सेकंड सिंबॉलिक, and third one is constructive delivery. These are the modes of delivery: actual, symbolic and constructive. Next point is condition otherwise agreed upon. सेकेंड पॉइंट देखो, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस एंड पेमेंट ऑफ प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशन। कॉन्करेंट कंडीशन, पहले इतना समझते हैं, इसके आगे भी थोड़ा सा पॉइंट है, उसको बाद में समझेंगे। कह रहे डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशन। जनरल सी बात है, तो सिंपल सी बात है। अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर लो ये मान के चल रहा है तुमने उसका टाइटल भी ट्रांसफर कर दिया, इसलिए तुम क्या कर रहे हो? गुड्स की डिलीवरी कर रहे हो, और इसलिए तुमको उसका क्या मिलेगा? पेमेंट ऑफ प्राइस, उसका प्राइस मिलेगा। तुमने गुड्स डिलीवर करा तो उसकी तुमको पेमेंट मिलेगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। कॉन्करेंट कंडीशन का मतलब होता है कि दोनों साथ के साथ चलने वाली कंडीशन है। डिलीवरी हो रही है तो पेमेंट भी होगी ही होगी। इसके बाद लॉ एक चीज और बोलता है कि अनलेस अदरवाइज अग्रीड, एक सेकेंड, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट वैसे अभी हम पढ़ चुके हैं। जब तक एग्री ना लॉ ये बोल रहा है भाई डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशन, दोनों साथ के साथ चलने वाली चीजें हैं। यानी अगर आपने गुड्स को डिलीवर करा है तो पेमेंट ऑफ प्राइस भी होगा ही होगा, नॉर्मल सी बात है। अनलेस अदरवाइज अग्रीड, यानी तुम्हारे बीच में अगर कोई चीज अग्री हुई है ना, लॉ क्या बोल रहा है? अभी हमने क्या पढ़ा था? लॉ के बाद क्या आता है? कॉन्ट्रैक्ट और पार्टी का म्यूचुअल कंसेंट, आपस में दोनों के में क्या बातचीत हुई है। लॉ कह रहा है अगर तुम्हारी आपस में बातचीत हो चुकी है ना कुछ, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, तुम्हारे और मेरे बीच में, मैंने तुमको कोई माल सेल करा और हमारे बीच में कोई डील हो चुकी है, तो तुम वो फॉलो करना, वरना ये कंडीशन तो जनरल है ही। लॉ ये बोलना चाह रहा है, यानी तुम्हारे बीच में अगर सपोज मैं अपने फादर की फैक्ट्री, मेरे फादर की फैक्ट्री में वहाँ से कोई चीज़ लेकर आता हूँ, जो प्रोडक्ट वो बेचते हैं, तो वो गुड्स में लेके आ गया, तो गुड्स की क्या हो गई? मेरे को डिलीवरी हो गई, मैं गुड्स लेके आ गया। क्या मैं पेमेंट करूँगा? मैं तो नहीं करूँगा। अपने माल की कोई पेमेंट करता है? नहीं पेमेंट करता। तो वहाँ पर लॉ ये थोड़ी बोलेगा जबरदस्ती कि भाई कॉन्करेंट पेमेंट तुमको करनी होगी। लॉ कह रहा है अनलेस अदरवाइज अग्रीड, तुम्हारे बीच में और तुम्हारे फादर के बीच में अगर कोई चीज़ अग्रीड हो रखी है तुम वो फॉलो करो। अगर तुमने आपस में तुम्हारा म्यूचुअल कंसेंट है कि तुम पेमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारी वो चीज़ ठीक है। अगर नहीं, जनरली ये टर्म है, मतलब जनरल टर्म ये बता दी, और स्पेसिफिक क्या बोल दिया कि अगर तुम्हारे बीच में कोई एग्रीड हुआ है
तुम उसको फॉलो कर लो। यानी हमने अभी एक हायरार्की पढ़ी थी, हायरार्की, लॉ पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, फिर लॉ पढ़ा था और फिर पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी लॉ भी ये कह रहा है, अगर लॉ क्या बोल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना उसको मान लो। यानी लॉ क्या बोल रहा है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को प्रिवेल कर दो, कॉन्ट्रैक्ट लेकिन वैलिड होना चाहिए। प्रिवेल मतलब होता है उसके मेरे से ऊपर, मेरे से आगे बढ़ा के दिखा दो। यानी मेरे को फॉलो मत करो, तुम कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करो। इसलिए बोलो, ये चीज़ हम आगे अभी बहुत पढ़ेंगे, बहुत जगह बोलेगा लॉ कि भाई जो तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तुम उसको पहले फॉलो करो, अगर वहाँ से बात नहीं बनती तब मेरे पास आओ। देखो तीसरा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। दैट मीन्स दिस इज नॉट कंप्लीट डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी। हमने कोई गुड्स खरीदने गए, हमने बोला कि हमको ये वाला स्पेसिफिक लॉट चाहिए, लॉट हमने मंगवा लिया, तो उसने कहा जी पार्ट्स में आपको डिलीवरी, या फिर उसने हमको पार्ट्स में दिया, मतलब आधा माल भेज दिया, लॉट का आधा माल भेज दिया। हमने 500 टन मंगाया था तो हमको 250 टन उसने भेज दिया, 250 टन उसने नहीं भेजा। तो जनरली क्या होगा भाई, हमने बात करी, जनरली वो बाद में दे देगा, आधा उसने भी दिया, कुछ प्रॉब्लम होगी ट्रांसपोर्टेशन या वट एवर द रीज़न, जनरली उसने आधा दिया है तो आधा बाद में वो भेज देगा। तो लॉ यही बोल रहा है, देखो पहले लॉ क्या बोल रहा है कि जनरली, देखो लॉ बोल रहा है जनरली, जनरली का मतलब जो प्रैक्टिकली होता है, जो जनरली एक कॉमन सेंस से अगर आप काम करोगे तो वो होना चाहिए। तो लोग कह रहे हैं जनरली पार्ट डिलीवरी हैज द सेम इफेक्ट, पार्ट डिलीवरी हैज द सेम इफेक्ट हैज द सेम एज डिलीवरी ऑफ होल, एज डिलीवरी ऑफ होल कंप्लीट। यानी पार्ट डिलीवरी का भी वही मतलब है जो कंप्लीट। पार्ट डिलीवरी अगर किसी ने कर दी तो जनरली उसको क्या मान लिया जाएगा कि वो कंप्लीट डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है, जनरली ये चीज मानी जाएगी। लेकिन उसके बाद एक एक्सेप्शन, देखो एक्सेप्शन क्या बोल रहे लॉ, हाउएवर से इसने एक्सेप्शन लिखना स्टार्ट किया, कह रहा हाउएवर पार्ट डिलीवरी with the intention of severing it from whole, with the intention of severing वर्ड हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, हाँ, severing it from whole, it from whole। बताओ लॉ इसके क्या बोलेगा, लॉ क्या बोलेगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जनरली लॉ ने ये बोला, देखो जनरली पार्ट डिलीवरी हैज द सेम इफेक्ट एज द होल। यानी आपने अगर पार्ट डिलीवरी कर दी तो क्या मान लिया जाएगा, आपने पूरी डिलीवरी कर दी। लेकिन फिर लॉ बोलता है हाउएवर पार्ट डिलीवरी विद द इंटेंशन ऑफ सीवरिंग, विद द इंटेंशन ऑफ सीवरिंग, यानी आपने जो पार्ट डिलीवरी करी है ना वो जानबूझ के दूसरी पार्टी को पागल बनाने के लिए करी है। आधा माल आप ठीक भेजोगे, आधा माल आप गलत भेजोगे। अब ये प्रूफ कैसे होगा कि आधा, ये जानबूझ, ये कैसे प्रूव होगा, इंटेंशन ऑफ सीवरिंग करिए, ये हम प्रूव नहीं करेंगे, ये कोर्ट में प्रूव होगा। ये फैक्ट ऑफ द केस पता होगा, कोर्ट में मामला जाएगा, वहाँ पर ये प्रूव होगा। प्रूव हम हमारा करना, प्रूव करना काम नहीं है हमारा, बस ये है कि इंटेंशन ऑफ सीविंग आपने का जानबूझ के इंटेंशनली, मैलाफाइड इंटेंशन होता है गलत इरादे से, गलत इरादे से अगर आपने उसको अलग किया है। जेन्युइन रीजन है तो जेन्युइन रीजन के लिए तो लॉ बोल रहा है, जेन्युइन रीजन है, जेन्युइन रीजन, यार ट्रक माल छोटा है, ट्रक में नहीं आता 500 टन माल, तो आपने आधा अभी भेजा आधा बाद में भेजा, तो लॉ तो बोल रहा है। अगर जनरल है, जनरली तो पार्ट डिलीवरी का मतलब है कंप्लीट डिलीवरी हो गई। लेकिन अगर आपने जानबूझकर उसको आधा माल करके भेजा है, क्योंकि आप आधा माल खराब भेजोगे या आधा माल कम भेजोगे या उसमें कुछ ऊपर नीचे करोगे, तब लॉ बोलेगा कि क्या बाकी वाली जो रिमेनिंग पार्ट है क्या उसको डिलीवरी मान लेना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। तो वही लॉ बोल रहा है। लॉ क्या बोल रहा है, डज नॉट मीन डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग, डज नॉट मीन डिलीवरी
ऑफ रिमेनिंग, यानी अगर आप पार्ट डिलीवरी कर रहे हो विद द इंटेंशन ऑफ सीवरिंग, उसको अलग करने के लिए, जिससे कि मैं जो अलग माल है दूसरा माल मैं अलग भेजूंगा, उस सिचुएशन में जो बचा हुआ माल है खाली उसकी बात हो रही है। जो भेज दिया वो तो ठीक है, वो तो डिलीवरी हो गई, जो बचा हुआ माल है उसको डिलीवरी नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये है इसका मतलब। फोर्थ रूल देखो, फोर्थ है बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। व्हाट डज इट मीन कि बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी? सबसे पहले लॉ पता है क्या लिख रहा है? सबसे पहले लॉ लिखता है अपार्ट फ्रॉम। देखो अलग अलग जगह अलग अलग वर्डिंग यूज होगी, हर सेक्शन में अलग अलग वर्डिंग यूज होगी, लेकिन उसका मतलब सेम ही निकल के आएगा। देखो अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले लॉ ने ये लाइन लिख दी। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सेम है। यानी लॉ ने सबसे पहले पता है क्या बोल दिया कि जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ ना पहले तुम उसको फॉलो करो, मेरे पास मत आओ, तुम मेरा लॉ मत देखो, मेरा सेक्शन मत देखो, पहले तुम्हारे जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, में बार बोल रहा हूँ, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। पहले जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करो तुम, उसके बाद मेरे पास आओ। यहाँ पर भी लॉ ने यही बोला था, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट, यहाँ वाली जो बात थी कि दोनों कॉन्करेंट कंडीशन है, यहाँ पर भी लॉ ने क्या बोला था? अनलेस अदरवाइज एग्रीड, यानी जो तुम्हारे बीच में एग्रीड है पहले उसको फॉलो करो फिर मेरे पास आओ। यहाँ पर भी लॉ बोल रहा है अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एक्सप्रेस इन कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में पहले उसको फॉलो करो, वहाँ तुम्हारी बात नहीं बन रही फिर तुम मेरे पास आओ, या फिर कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तुम्हारे बीच में तब मेरे पास आओ। फिर लॉ देखो क्या सॉल्यूशन दे रहा है। लॉ कह रहा है द सेलर ऑफ गुड्स, द सेलर ऑफ गुड्स not bound to delivery, not bound to delivery, not bound to delivery them until the buyer applies for delivery, until the buyer applies for delivery। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये वाला पोर्शन समझ रहे हैं खाली हम एग्जांपल में, ये वाला पार्ट तो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, इसको तो हम क्या ही डिफाइन करेंगे, हम खाली समझ सकते हैं जो लॉ में लिखा हुआ है। देखो लॉ पे क्या लिखा हुआ है, सपोज ये आज की डेट है 22/7/2020, यहाँ पर क्या हुआ, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, लेकिन उसमें ये बात लिखी नहीं हुई थी, क्योंकि अगर ये बात लिखी होती तो हम कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी अप्लाई फॉर डिलीवरी से रिलेटेड कोई बात लिखी हुई नहीं थी, तो हम किस पे आ गए? सेक्शन पे आ गए। भाई बताओ सेक्शन लॉ क्या बोलता है, हमको लॉ समझाओ, लॉ बोलता क्या है? लॉ कहता है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि सेलर जो है वो बायर को क्या बेचेगा, एक कार बेचेगा। सपोज कार बेचने के लिए बात हुई है कि ये इसको एक कार बेच रहा है, और वो कार जो बेच रहा है वो कह रहा है भाई उसका कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उसको उस फेस्टिवल पे चाहिए, रक्षाबंधन आ रहा है तो उसको रक्षाबंधन पर चाहिए वो गाड़ी। यानी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन डिलीवरी के लिए उसने अप्लाई करा, तो डिलीवरी के लिए उसने कब अप्लाई करा? रक्षाबंधन, यानी 15 अगस्त की कब की पड़ती है, आने वाली है वैसे तो 15 अगस्त को ही है, ऐसे दिन पड़ती है वैसे तो। अब तो छुट्टियाँ चल रही है तो छुट्टियाँ तो हमारी क्या जाएंगी। तो देखो ये आ गया अपना रक्षाबंधन, ये रक्षाबंधन की डेट आ गई।
ठीक है, यहां पर डिलीवरी लेनी थी किसको, बी को, कि बी ने डिलीवरी के लिए अप्लाई किया था, बिल्कुल किया था। कब कब तक के लिए, रक्षाबंधन के लिए, और ये उससे आगे की डेट है। ये तो सॉन्ग चलता रहेगा। अब यहां तक की जो उस गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस कार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी होगी, लॉजिकली बताओ। सेलर की होगी, बिल्कुल सेलर की होगी। और इसके आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, बायर की होगी, क्योंकि भाई तुमने जब यहाँ पर आने के लिए बोला और तुम नहीं ले रहे तो किसकी, सेलर की गलती थोड़ी है। तुमने अगर गुड्स नहीं ली तो बायर की गलती है। तो यहाँ पर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। गाड़ी को अगर यहाँ पर कोई डैमेज होता है तो उस डैमेज का कंपनसेशन कौन करेगा, सेलर करेगा। यहाँ पर अगर कोई डैमेज होता है तो उसका कंपनसेशन किसका होगा, बायर का होगा। तो लॉ वही चीज बोल रहा है कि द सेलर ऑफ गुड्स नॉट बाउंड टू डिलीवरी देम अंटिल द बायर अप्लाइड फॉर द डिलीवरी। बायर ने जब डिलीवरी के लिए अप्लाई कर दिया उसके बाद लायबिलिटी होगी बायर की, और उससे पहले लायबिलिटी होगी किसकी, सेलर की। तो ये बोल रहा है अप्लाई फॉर डिलीवरी। वैसे जनरल कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें लिखी होती है। चलो गाइस करते हैं अपना फिफ्थ पॉइंट। डिलीवरी से रिलेटेड जो फिफ्थ रूल है वो है टाइम ऑफ डिलीवरी। टाइम ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होनी चाहिए। देखो जी, इसमें दो चीजें। पहला फिक्स्ड इन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये मैं थोड़ी नॉर्मल नोट्स वाली लैंग्वेज में लिख रहा हूं, लॉ तो कुछ और तरीके से बोल सकता है। फिक्स्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा होता है नॉट फिक्स्ड। कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज लिखी नहीं हुई, यानी लॉ सबसे पहले तो बोल रहा है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई चीज फिक्स हो रखी है, वही जो हमने पहले दो जगह पे पढ़ लिया कि पहले लॉ क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ है तो तुम उसको फॉलो करो भाई, तो तुम मेरे पास मत आओ। ठीक है, तो लॉ ने कहा अगर यहाँ पर कोई चीज लिखी है तो तुम उसको फॉलो करो। फॉलो योर कॉन्ट्रैक्ट, यानी एज पर द टाइमिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तब डिलीवरी करने की टाइमिंग क्या होगी, जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है टाइम के भैया तुमको 1 हफ्ते के अंदर डिलीवरी करनी है, 1 हफ्ते के अंदर करो। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 15 दिन के अंदर करनी है तो 15 दिन के अंदर हो। सिंपल से, लॉ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। सेकंड चीज आती है कि भाई फिक्स नहीं है टाइमिंग, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं है कि गुड्स कब तक डिलीवर होगी। उस सिचुएशन में क्या होगा, देखो उसमें लॉ बोलता है रीजनेबल टाइम। अब लॉ ही तेजी से खेल गया यहाँ पे, एक सेकंड। रीजनेबल टाइम, अब लॉ ने भी फिरकी ले ली, कह रहा है रीजनेबल टाइम। रीजनेबल का मतलब क्या होता है, रीजनेबल को भी तो डिफाइन करो ना, व्हाट इज रीजनेबल। रीजनेबल तो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे लिए रीजनेबल हो सकता है 15 दिन, मेरे लिए रीजनेबल हो सकता है 30 दिन। अब रीजनेबल टाइमिंग को कौन डिफाइन करेगा, देखो रीजनेबल टाइमिंग जो है वो होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स, वेरियस फैक्टर्स। और जनरली डिसाइड कहाँ होता है, डिसाइड बाय कोर्ट्स। कोर्ट्स में डिसाइड होगा। हम कैसे बता सकते हैं भाई रीजनेबल टाइम तुम्हारा क्या है, बताओ। और सही बात है, लॉ डिफाइन कैसे कर देगा, लॉ कैसे बोल देगा 30 दिन। किसी चीज सिचुएशन में 30 दिन हो सकता है, किसी में 30 दिन नहीं हो सकता। मान लो अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया फसल उगाने का, 30 दिन में फसल उग जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी, उसमें तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो लॉ रीजनेबल टाइम लॉ डिफाइन नहीं कर सकता। लॉ केवल ये बोल सकता है तुम देख लो तुम्हारे आपस में रीजनेबल टाइम क्या बनता है, यानी बात वही करती है, घूम फिर के तुम आपस में ही डिसाइड कर लो रीजनेबल टाइम के। आपस में डिसाइड नहीं होता तो मामला कहाँ जाता है, कोर्ट में जाता है। कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट क्या देखेगा, फैक्ट ऑफ डिपेंड, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स, कि भाई क्या चीज़ है, किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस चीज़ की डिलीवरेबल स्टेट क्या है, वो अभी तुम्हारी डिलीवरेबल स्टेट में है या नहीं है, कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ें डिसाइड होगी कहाँ, कोर्ट के अंदर। वो लॉ नहीं बताएगा। ये होता है टाइम ऑफ डिलीवरी। सिंपल सा, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स है नहीं। 6.6 अपना रूल है रिलेटेड टू गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी। गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी।
ये कुछ कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा? गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। पोजीशन का मतलब ये ये वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। चलो जी, 6 पॉइंट क्या था अपना? गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी। ये हमने अभी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पढ़ी थी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। वहां पर हमने क्या समझा था? एस ने माल बेचा बी को, सेलर ने बायर को माल बेचा, लेकिन पोजेशन ट्रांसफर हुई नहीं हुई। पोजेशन किसके पास थी? वेयर हाउस कीपर था, एक थर्ड पर्सन। वेयर हाउस कीपर कौन था? एक थर्ड पार्टी। यानी गुड्स पोजेशन किसके पोजेशन में थी? थर्ड पार्टी के पोजेशन में थी। तो ये बोल रहा है कि गुड्स जब थर्ड पार्टी के पोजेशन में होगी तो उससे रिलेटेड कुछ इसने रूल बताया है। कह रहा है थर्ड पार्टी मस्ट एक्नॉलेज। देखो क्या बोलता है, थर्ड पार्टी must acknowledge that he holds goods on behalf of, जो नया मालिक है बायर, on behalf of बायर यानी इसको अगर एग्जांपल से देखें तो ये हमारा मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर बी। ठीक सेम वैसा एग्जांपल है, ये हमारा वेयर हाउस और यहाँ पर वेयर हाउस कीपर जो है वो थर्ड पार्टी है। वेयर हाउस कीपर कौन है? थर्ड पार्टी है। और इसी के पास में क्या है? थर्ड पार्टी के पास में पोजेशन है गुड्स की। पोजेशन भी तो वेयर हाउस में ही है ना, गुड्स तो हमारा वेयर हाउस में रखा हुआ है। पोजेशन यहाँ पर है। तो इसने इसको बोला कि भाई मैंने तुमको क्या कर दी? सेल कर दी। इसने इसको क्या करी? सेल कर दी, गुड्स ट्रांसफर कर दी, टाइटल ट्रांसफर कर दिया। पोजेशन ट्रांसफर करने की बात आएगी तो पोजेशन कैसे ट्रांसफर होगा? थ्रू कौन सी डिलीवरी होगी इस केस में? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी थ्रू एक्नॉलेजमेंट के थ्रू होगी, थ्रू एन एक्नॉलेजमेंट होगी। तो वो एक्नॉलेजमेंट पहले तो मिस्टर एस बनाएगा, एस साइन करेगा, वो किसको भेजेगा? वेयर हाउस कीपर को। और वेयर हाउस कीपर उस पर क्या लिखेगा? दैट एक्नॉलेज करेगा, वेयर हाउस कीपर उस पर साइन करेगा और साइन करके वो किसके पास चली जाएगी? मिस्टर बी के पास। उसमें क्या लिखा हुआ है एक्नॉलेजमेंट में? कि अब मैं गुड्स जो वो किसके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूँ? मिस्टर बी के बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूँ। ये हाउस कीपर ऐसा कहेगा, हाँ कहेगा नहीं, साइन करेगा ना वो, तो मतलब एक्नॉलेजमेंट है वही ना। एक्नॉलेजमेंट पे तीनों के साइन होंगे, इसके भी साइन होंगे, इसके भी साइन होंगे और इसके भी साइन होंगे। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अब सीधी और लॉजिकल चीज़ है ना, तुम दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसको क्या पता इसको इन्फॉर्मेशन कैसे होगी? इसको इनके भाई तुम्हारे पास, तुमने उस पर साइन करे एक्नॉलेजमेंट पे, दैट मीन्स तुम्हारे पास भी ये इन्फॉर्मेशन है कि वो चीज़ अब किसके पास ट्रांसफर हो गई है? इसके पास। उसका ओनर कौन है? अब बी उसका ओनर है, मिस्टर बी उसका ओनर है। सो दैट इज गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी। ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का ये कंसेप्ट है।